नमस्कार बच्चों, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 19 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का यह सेशन नंबर दूसरा है। अब इस सेशन में हम देखेंगे कि लेखक ने अपने जीवन में पहली पुस्तक कब और कैसे खरीदी। इसके पहले सेशन में हमने देखा कि लेखक को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वे तरह तरह के पत्र पत्रिकाएं पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, लेकिन उनकी माँ को सबसे ज़्यादा चिंता थी कि वह कक्षा की किताबें नहीं पढ़ते थे। तो इसके लिए उनकी माँ उन्हें कहती थी कि तुम इतर पुस्तकों के साथ साथ किताबें भी पढ़ो कक्षा की। अब लेखक की जो पढ़ाई है कक्षा 2 तक घर पर ही होती है। कक्षा 3rd में उनको स्कूल में दाखिला दिया जाता है। तो लेखक बताते हैं कि कक्षा 3rd और 4थी में उन्हें अच्छे अंक मिले थे और कक्षा 5वीं में उनको फर्स्ट क्लास मिला था। तो इस प्रकार उनकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। आगे लेखक कहते हैं कि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां, उनकी आदतों की जानकारी मिलती है। तो अब देखिए, पहली जो किताब थी उसमें अधिकतर पक्षियों से संबंधित कहानियां, बातें, इंफॉर्मेशन, जानकारी वहां पर लेखक को अंग्रेजी उस किताब में दी गई थी। और जो दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। तो यह सारी चीजें उस अंग्रेजी किताब में दी गई थी। अब अगले परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। अब देखिए, लेखक के जीवन में उनको पहले ही जो पुरस्कार मिला था वह किताबें थी और वह अंग्रेजी किताबें थी। और पहले किताबों के द्वारा लेखक कहते हैं कि मेरे इन दोनों किताबों के उनके जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव हुआ। उन्हें एक नई मार्ग, एक नया द्वार इन किताबों ने खोल दिया था। एक नई दुनिया का द्वार उनके सामने आ गया था। पहली किताब का वर्णन करते हुए कहते कि इसमें पक्षियों से भरा आकाश और दूसरी किताब में रहस्य से भरा समुद्र उनको पढ़ने के लिए मिला था। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से उनके जीवन में इन 2 किताबों का असर या प्रभाव हुआ था। आगे लेखक कहते हैं कि पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। तो अब देखिए, यहाँ पर जब लेखक को 2 किताबें बख्शिश के रूप में मिले थे, उन किताबों को लेखक के पिताजी ने एक अलमारी दे दी एक किताबों की। वहां पर लेखक ने लाइब्रेरी बना ली, अपनी खुद की लाइब्रेरी। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यहाँ से मेरा लाइब्रेरी का जीवन आरंभ हुआ। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक है, किताबें इकट्ठी करने की सनत क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। तो यहाँ पर लेखक ने अपना अनुभव बताया है कि किस प्रकार से किताबें पढ़ना है तो एक शौक कह सकते हैं, लेकिन किताबों को जमा करना यह भी लेखक का दूसरी रुचि आ गई थी उनके अंदर। तो वह किस प्रकार से पनपने लगी थी, इसका वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, अर्थात पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अब लेखक कहते हैं कि जब भी समय मिलता था, स्कूल छूट जाता था, तो मैं उस हरि भवन मोहल्ले में जो लाइब्रेरी थी वहां पर जाकर किताबें पढ़ना शुरू कर देता था। अब लेखक कहते हैं कि
पिताजी की मृत्यु हो चुके थे, इस कारण लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वही बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। आप लोगों को भी पता होगा कि लाइब्रेरी के कुछ नियम होते हैं कि अगर सभासद बनना होता है तो उसमें हमें कुछ किसी प्रकार की अमाउंट, एक विशिष्ट प्रकार की अमाउंट जमा करनी होती है, तो हम वहाँ से किताबें जो हमें पढ़ना होता है वो हम घर पर लाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमने लाइब्रेरी का अगर हमने मेंबरशिप नहीं लिया है तो हम केवल वहीं पर बैठकर किताबें पढ़ सकते थे। अब लेखक के पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण लाइब्रेरी का चंदा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो वही बैठकर किताबें निकलवा कर लेखक पढ़ा करते थे। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वही परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से। तो अब देखिए, लेखक कहते कि बहुत ही छोटी सी उम्र में ही लेखक ने बड़े बड़े लेखकों की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। लाइब्रेरी में जाकर उन्होंने ये सारी किताबें पढ़ी थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित कपाल कुंडला, आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी की ये किताबें उन्होंने लिखी थी। देन टॉल्स्टॉय की अन्ना केरेनिना, विक्टर ह्यूगो की पेरिस का कुबड़ा, गोर्की की मदर और सबसे मनोरंजक सर्वा रीच का विचित्र वीर यानी डॉन किंगस्टोन। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। तो अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि तरह तरह के उपन्यास, नाटक, कहानी पढ़ने से वहाँ के पात्रों के, कहानी के, उपन्यास के पात्रों से मुलाकात होती थी और यह मुझे बहुत ही आकर्षित करते थे और इसी कारण पढ़ने की जो मेरी रुचि थी और दिन ब दिन बढ़ती गई। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरियन शुक्ल जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा। अब लेखक की आर्थिक स्थिति न होने के कारण वह लाइब्रेरी की या पुस्तकालय की किसी भी प्रकार की मेंबरशिप नहीं ले सकते थे, तो इस कारण उन्हें लाइब्रेरी में बैठकर ही किताबें पढ़ना पड़ता था। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब कभी कोई कहानी अधूरी छूट जाती थी, उपन्यास अधूरी छूट जाती तो मन को एक कसक होती थी और इस बात का पश्चाताप होता रहता था कि काश मैं भी ये पुस्तक खरीद सकता था या फिर इस इशू करा लाइब्रेरी का सदस्य बनकर किताब को इशू कर सकता था। भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछे मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय हो गई थी और इसी कारण वो किताबें नहीं खरीद सकते थे। लेकिन फिर भी लेखक को अपने जीवन की पहली पुस्तक उन्होंने किस प्रकार और कैसे खरीदी, यह अभी भी आज तक भी याद है, उसे वो कभी नहीं भूल पाए। इसी का वर्णन वो अभी अगले परिच्छेदों में कर रहे। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीदकर भी 2 रुपए बच गए थे। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कहते कि उनके जो पहले इंटरमीडिएट पास करने के बाद उनको बीए करना था और उसके लिए उनको पाठ्य पुस्तकें चाहिए थी, तो उन्होंने इंटरमीडिएट की जितने भी पुरानी किताबें थी वह बेच दी थी और वह सेकेंड हैंड शॉप पर चले गए थे और सेकेंड हैंड शॉप पर उन्होंने बीए की पाठ्य पुस्तकें खरीद ली थी। फिर भी उनके पास 2 रुपए बचे हुए थे। तो लेखक आगे कहते कि सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था, न्यू थिएटर्स वाला, बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही, उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते आंखों से आंसू भी आ जाते थे, जाने क्यों। अब देखिए, लेखक के पास 2 रुपए बचे हुए थे
और सामने थिएटर में देवदास फिल्म लगी हुई थी, लेखक को देखना चाहते थे लेकिन उनकी माँ को पसंद नहीं था, इसलिए वो नहीं देखते थे। लेकिन हमेशा पिक्चर के आप देखते होंगे कि फिल्मों के गाने सुनाई देते हैं रेडियो पर, उस समय सुनाई देते थे या लगाए जाते थे। तो वह गाना लेखक को सहगल का जो गाना था उस देवदास पिक्चर का, फिल्म का, वह उन्हें याद हो गया था और हमेशा उस गाने को वो गाते रहते थे। और उस गाने को वो गाना इतना दर्द भरा था कि कभी कभी लेखक कहते हैं कि गाते समय उनके आंखों से आंसू आ जाते थे। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देख आ, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपए मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। अब देखिए यहाँ पर लेखक के माँ को पता चलता है तो माँ उसे परमिशन दे देती है कि तुम मन मत मारो, तुम जाकर पैसे फिल्म देख कर आओ, चाहे तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। लेकिन लेखक उस समय उनको बताता है कि उनके पास 2 रुपए है, तो माँ के सहमति से परमिशन लेकर वह फिल्म देखने के लिए जाते हैं। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी। अब देखिए लेखक कहते कि आप लोगों को पता होता है कि 2-3 शो होते रहते हैं। तो जब लेखक गए तो पहला शो नहीं छूटा था, देर थी, इसीलिए वहीं पर नजदीक एक किताब की दुकान थी तो लेखक वहां पर चले जाते हैं। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वही चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पाल्टी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूंगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूंगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपए में पिक्चर, 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। अब देखिए यहाँ लेखक गए थे देवदास पिक्चर देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए गए थे, लेकिन पहला शो नहीं छूटा था, इसके लिए वहां पर जो किताब की दुकान थी वहां पर वो चक्कर लगाने गए कि कौन से मतलब किताबें नहीं, अगर लेखक को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था ना, इसलिए वह वहां पर चले गए। तो वहां पर काउंटर पर देवदास नाम की किताब लिखी हुई थी जो इसके लेखक थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, और उसकी कीमत कितनी थी, केवल 1 रुपया। फिल्म की टिकट कितना था, 2 रुपया। किताब की कीमत कितनी थी, 1 रुपया। लेकिन लेखक को जिस किताब की दुकान में गए थे ना, वो उस दुकान में वो हमेशा अपने पुराने पुस्तकें बेचते थे। तो पुस्तक विक्रेता लेखक को पहचान लेते हैं और कहते कि आप हमारे पुराने ग्राहक हो, इसलिए मैं आपसे कमीशन नहीं लूंगा। तो वह किताब उनको केवल और केवल 10 आने में दे देते। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि अगर 10 आने में मुझे किताब मिल रही है तो मेरा 1.5 रुपया वैसे भी बच रहा है, तो मैं 2 रुपये वाली फिल्म क्यों देखूं। तो उस समय उन्होंने फिल्म नहीं देखी, वह देवदास की किताब खरीद ली और जल्दी जल्दी घर लौट आ गए और माँ को उसने 1 रुपया 6 आना पैसे माँ के हाथ में रख दिया। लेखक घर लौट आते हैं बिना फिल्म देखकर। तो इस पर माँ की प्रतिक्रिया क्या होती है इसका वर्णन आगे लेखक करे। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी, माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम, वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। अब देखिए लेखक कहते हैं कि जब वो आ गए तो फिल्म नहीं देखी थी और किताब लेकर आए थे, तो इस बात से ना लेखक के माँ के आंखों में आंसू आ जाते। अब लेखक को ये पता नहीं कि वो खुशी के है, आनंद सुख के आंसू है थे या दुख के, ये लेखक को समझ में नहीं आए। अब यहाँ पर सुख के क्यों हो सकते हैं, क्योंकि फिल्म देखना यह बुरी आदत थी, ऐसे लेखक की माँ को लगता था। और अपने बच्चे ने फिल्म न देखकर यह बुरी आदत अपने अंदर नहीं पनपने दी, इस कारण शायद लेखक की माँ को सुख हुआ होगा, इसलिए वो खुशी के आंसू भी हो सकते हैं। लेकिन दुख के आंसू क्यों हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वह अच्छी नहीं थी और इसी कारण आर्थिक स्थिति के कारण अपने बच्चे ने फिल्म नहीं देखी, इस बात से वह दुखी हुई होगी और
शायद दुख के आंसू अगर हो गए दुख के कारण तो यही कारण रहा होगा। तो लेखक आगे कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरे लाइब्रेरी की मेरे द्वारा मेरे अपने पैसों से खरीदी गई यह पहली किताब थी जो अभी तक मुझे याद है कि किस तरह से यह पहली किताब मैंने अपने लाइब्रेरी के लिए, अपने खुद के लिए, अपने स्वयं के लिए किस प्रकार से खरीदी थी। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा पुस्तकों के अपने जीवन पर बहुत अधिक महत्व होता है। अपने जीवन में इसका वर्णन किया गया है। पुस्तक हमारे जीवन के सच्चे साथी होते हैं, वह हमारे ज्ञान की वृद्धि कराते हैं, वह सही मार्गदर्शक होते हैं। यह बात हमें इस पाठ के द्वारा पुस्तकों के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।